हेलो दोस्तों, आज हम आपके इस चैनल में मवाना शुगर के बारे में कंपनी के बारे में देखेंगे। इस कंपनी ने अपने तिमाही नतीजे पब्लिश किए हैं और तिमाही नतीजे पब्लिश करने से पहले बता देते हैं कि जो मवाना शुगर है ये शुगर का काम करती है, यानी कि जो चीनी होती है उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसके अलावा ये अल्कोहल का भी निर्माण करती है और पिछले 75 वर्षों से ये इस मार्केट में बनी हुई है। तो ये मवाना शुगर है और चीनी बनाने का काम करती है, ये हमने बताया। इसके अलावा ये अल्कोहल भी बनाती है, एथेनॉल भी बनाती है और कुछ मात्रा में ये पावर जनरेट भी करती है। तो ये है कंपनी का जो मोटा मोटा ओवरव्यू है। अब देख लेते हैं कि कंपनी के तिमाही नतीजे कैसे रहे। तो दोस्तों, मवाना शुगर लिमिटेड जो ये कंपनी है इसने अपने तिमाही नतीजे पब्लिश किए हैं दिसंबर 2024 के। तो देख लेते हैं जो सेल्स इसकी रही है वो है 334 करोड़ की रही है और एक साल पहले अगर हम देखें दिसंबर 2023 तो वहाँ पर 326 करोड़ के इनके टोटल सेल्स हुए। तो वहाँ से अगर देखें तो जंप है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखें सितंबर 2024 में तो 382 करोड़ के भी हैं और पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स में थोड़ा बहुत गिरावट नजर आती है। वहीं पर अगर हम इसमें देखें एक्सपेंस जो खर्चे कंपनी ने किए हैं, इन्होंने जो कुल जनरेट किया है सेल्स 334 करोड़ का किया है, वहीं एक्सपेंस जो कर दिए 305 करोड़ के कर दिए। तो अगर हम 334 से 305 घटाते हैं तो 29 करोड़ के इनके कुल ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर बचते हैं। अगर हम एक साल पहले देखें तो इनके जो एक्सपेंस थे 285 करोड़ थे, वहाँ से एक्सपेंस भी बढ़ गए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 41 करोड़ के थे और अब 29 करोड़ के हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गए हैं। वहीं मार्जिन देखें तो 13% पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहे थे जो अब घट करके 9 हो गए। तो यहाँ पर कुछ बिंदु। तो अब हम इसका शुद्ध प्रॉफिट देख लेते हैं कि जो ये मवाना शुगर है इसका शुद्ध प्रॉफिट कितना रहा है। तो नेट जो प्रॉफिट है यानी कि शुद्ध लाभ वो कुल इस क्वार्टर के लिए हुआ 73 करोड़ का और एक साल पहले देखिए तो 18 करोड़ था और वहाँ से प्रॉफिट में अच्छी खासी जंप है। वहीं पिछले क्वार्टर में -20 करोड़ का नुकसान था और इस बार 73 करोड़ के प्रॉफिट हैं। ईपीएस देख लेते हैं, अर्न पर शेयर कितना है। तो अर्न पर शेयर जो है 4.50 एक साल पहले चल रहा था और अब यहाँ पर जो अर्न पर शेयर है 18.54 हो गया है। तो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गया है, लगभग साढ़े चार गुना के हिसाब से इनका जो ईपीएस है अर्न पर शेयर, यानी कि एक शेयर पर जितना कमा रहे हैं वो 4.5 गुना बढ़ गया। वहीं पर अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो माइनस पे चल रहे थे दोनों ही, -5.16 और उससे पहले -1.17। तो वहाँ से अच्छी खासी जंप है। और अगर हम एक चीज़ और देखें यहाँ पर तो वो ये नज़र आता है कि एक क्वार्टर में अगर ये नेगेटिव चलते हैं तो उसके बाद ये 10-12 से ऊपर करते हैं। फिर वहीं पीछे देखें तो माइनस में चल रहे और उससे पहले 13 करोड़ के प्रॉफिट। तो ये चलता रहता है इनका। किसी क्वार्टर में नेगेटिव हो जाता है ईपीएस और उसके बाद कभी अच्छा खासा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमें इसका हिस्ट्री देखने पर नज़र आता है। वहीं पर अगर देखें हम जो इन्होंने सेल्स किए थे वो कम किए थे, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो इतना कैसे बढ़ गया, जो ईपीएस है वो इतना कैसे बढ़ गया। तो यहाँ पर जो है इनको 61 करोड़ जो है ये एक्सेप्शनल आइटम से मिला है और ये जो एक्सेप्शनल आइटम है ये टोटल है 61 करोड़ का। तो ये हमने इसके नतीजे देखे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर इनका इन्वेस्टर का पैटर्न, यानी कि जो होल्डिंग पैटर्न है उसको देखते हैं कि कौन कौन यहाँ इन्वेस्टेड है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इन्वेस्टेड है एक तो प्रमोटर है और प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है 63.49 और ये लंबे टाइम से सेम बनी हुई है। ये देखिए लगातार सेम बनी हुई है। अगर हम एफआईआई की होल्डिंग देखें तो 0.43 है और पिछले क्वार्टर में जहाँ पर 0.88 थी उससे पहले 0.59। तो जो ये एफआईआई हैं यहाँ पर इन्होंने पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले अच्छी खासी सेलिंग की है। वहीं अगर एक साल पहले तो 0.35 था, एक साल पहले के मुकाबले एफआईआई ने होल्डिंग बढ़ाई है और पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले घटाई है। डीआईआई को देख लेते हैं, घरेलू संस्थागत निवेशकों को देख लेते हैं तो इनके पास 0.07% है और इन्होंने भी एक साल पहले के मुकाबले अपनी जो होल्डिंग है उसको घटाया है। पब्लिक के पास देख लेते हैं तो पब्लिक के पास 36% की होल्डिंग है और इससे पहले क्वार्टर में 35.56 की होल्डिंग थी जहां से बढ़ करके 36 हो गई है। तो पब्लिक के पास होल्डिंग है, थोड़ा बहुत एफआई और डीआईआई भी यहाँ पर अपना इंटरेस्ट बनाए हुए हैं, उनको लगता है कि सब ठीक ठाक है। तो हल्की फुल्की उनके पास होल्डिंग है, थोड़ा बहुत उन्होंने सेल किया है और लगभग दोनों ने ही सेलिंग की है, एफआई और डीआईआई ने।
कंपनी की समरी देख लेते हैं, रेशोज देख लेते हैं कुछ कि कंपनी में क्या क्या है। तो मार्केट कैप जो है कंपनी का 347 करोड़ का है, मार्केट कैप 347 करोड़ का है। वहीं स्टॉक की पी 8.37 पर चल रही है, और अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्री की पी देखें तो 11.7 है, और इस हिसाब से देखें तो शेयर सस्ता नज़र आता है। रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग 6.84 है, वहीं रेट ऑफ अर्निंग 5.37 है। अमूमन इसको 15% से ऊपर अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग और रेट ऑफ अर्निंग बहुत ही कम है। टोटल एसेट जो है कंपनी के पास 675 करोड़ का है, और डेट जो है कंपनी के पास कर्जा 182 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.49 है। तो अगर एक से कम होता है तो ये माना जाता है कि सब ठीक ठाक है, यानी कि जो बैंक के फेलियर के चांस है, बैंकरप्सी होने के वो कंपनी के बैंकरप्सी होने के चांस है वो काफ़ी कम होते हैं। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 0.84% के हैं। NCABPS ये जो है 84.4 रुपये है, यानी कि ये एक पैमाना है, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो इसके इर्द गिर्द शेयर को ख़रीदना पसंद करते। तो 84.4 इस हिसाब से इसके शेयर का प्राइस अभी होना चाहिए। वहीं जब NCABPS हमने देखा तो इसको देख लेते हैं, ग्राहम नंबर 227 है, यानी कि कंपनी के शेयर का प्राइस ग्राहम नंबर के हिसाब से 227 होना चाहिए, और इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से इसका जो शेयर प्राइस होना चाहिए 135 होना चाहिए, 135 रुपये होना चाहिए। बुक वैल्यू जो है 94.6 है, तो बुक वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है। मवाना शुगर की जो बुक वैल्यू है वो 94.6 काफ़ी अच्छी है, आकर्षक है। जो रेशोज है काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहे हैं। अगर रेट ऑफ अर्निंग और रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो पैमाने हैं वहाँ पर ठीक ठाक ही नहीं बल्कि उत्तम क्वालिटी का यहाँ पर नज़र आता है। फेस वैल्यू 10 की है, यानी कि फ्यूचर में जो शेयर है उसको डिवाइड कर सकते हैं और एक शेयर को 10 शेयर में बांट सकते हैं, यानी कि अगर किसी के पास एक शेयर है तो उसके पास 10 हो जाएंगे, अगर किसी के पास 100 है तो 1000 हो जाएंगे। अगर कंपनी चाहे उसे स्प्लिट करना तो उसके लिए वह स्प्लिट भी कर सकते हैं अपने शेयर को। डिविडेंड दे रही है कंपनी 4.53%, तो 4.5% का अच्छा खासा डिविडेंड दे रही है कंपनी। जो हाई है शेयर प्राइस मवाना शुगर का वो 52 वीक हाई 137 और 52 लो है 83। तो अगर 52 वीक लो 83 है तो सही है, अगर वहाँ पर कोई ले सकता है, क्योंकि ग्राम नंबर 227 आ रहा है। ग्राम साहब के हिसाब से इसका जो शेयर प्राइस होना चाहिए 227 होना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू देखे तो 135 निकल करके आ रहा है। वहीं NCABPS देखे तो 84 है। बुक वैल्यू देखे तो 94.6 है। तो ये जो पैमाने हैं काफ़ी आकर्षक नज़र आते हैं, कंपनी के शेयर को काफ़ी आकर्षक बनाते हैं। ये चार्ट पर देखते हैं शेयर को, तो चार्ट जो है ये 1 साल का है, और इसमें हम DMA देख रहे हैं कि जो 200 दिन का एवरेज या 50 दिन का एवरेज है वो क्या है। तो 50 दिन का जो एवरेज है 96.75 है, वहीं 200 दिन का जो एवरेज है 103.27% है। तो अगर हम इसको देखते हैं इसके चार्ट को, और इसमें DMA 50 DMA और 200 DMA को देखें तो ये जो हरी वाली लाइन है 200 DMA की है, और यहाँ पर देखिए पहले जो शेयर था वो हमेशा इसके ऊपर था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये 200 दिन के DMA को एक बार इसने तोड़ा तो उसके बाद शेयर का प्राइस बिल्कुल नीचे आ गया। जो अमूमन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं वो 200 DMA के आसपास या उसके नीचे शेयर को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर हम पहले देखें तो 50 DMA पर टच होते ही शेयर ऊपर निकल जा रहा था, लेकिन अब 50 DMA के टच करता था ऊपर निकल जाता था, या 50 DMA से थोड़ा बहुत नीचे आता था और ऊपर निकल जाता था, लेकिन 200 DMA को उसने कभी टच ही नहीं किया था। जब उसने 200 DMA को तोड़ा तो उसके बाद 50 DMA उसके सीधे नीचे आ गया। तो ये यहाँ पर दोनों के दोनों मिले, और उसके बाद शेयर अभी 200 और 50 DMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इसका चार्ट थोड़ा बहुत देखा, जो 200 दिन का DMA और 50 दिन का DMA इसके आधार पर।
तो ये हमने मवाना शुगर का एनालिसिस किया। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारी किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की राय नहीं है। ये जो वीडियो बनाया गया है एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पज़ के लिए। धन्यवाद दोस्तों।